अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में शाम में मुबैना कीमियाई हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का खुसूसी इजलास। आलमी बरादरी किन इक़दाम के लिए तैयार है और क्या हुकूमत पाकिस्तान का टैक्स एमनेस्टी मनसूबा मनी लॉन्ड्रिंग रोक पाएगा? आज के शो में और भी बहुत कुछ शामिल है। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। कराची में समंदरी आलूदगी से आबी हयात और इंसान किस बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। शिमाली कोरियाई अवाम के लिए जनूब का पैगाम समंदर की लहरों के नाम। और जानवरों के फार्म जो दे रहे हैं क्लासरूम का काम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे शाम की सूरत हाल से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शाम के शहर दूमा में हफ्ते को होने वाले जानलेवा कीमियाई हमले के बाद अमरीका ज़ोरदार जवाबी कार्रवाई करेगा और उसके बारे में अगले 48 घंटों के दौरान सदर अहम फैसला करेंगे। शाम की हुकूमत ने अमरीका के फ़िज़ाई हमले के ख़तरे के पेश नज़र अपने तमाम फ़ौजी अड्डों और तनसीबात के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त हम चलेंगे नदीम याकूब के पास जो कैपिटल हिल पे मौजूद हैं। नदीम, इस मामले पे हमने देखा कल अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास भी मुनक़िद हुआ, क्या नतीजा सामने आया है? सारा, अमरीका चाहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा एक नई करारदाद मंजूर करे जिसमें शाम में जो कीमियाई हमला हुआ है उसकी सख्ती से मज़म्मत की जाए और एक इदारा तश्कील किया जाए जो कि कीमियाई हमलों की ज़िम्मेदारी का तयन करे। रूस इसकी सख्ती से मुखालफत करता है। रूस का कहना है कि ये जो कीमियाई हमलों का इशू है ये अमेरिका ने एक ड्रामा रचाया हुआ है और उसके माहिरीन जो कि वहाँ पर ज़मीन पर मौजूद हैं उन्हें कोई शवाहिद इस बारे में नहीं मिले। दूसरी जानिब अमेरिका का कहना है कि रूस के जो हाथ हैं वो शामी बच्चों, मासूम बच्चों के खून से आलूदा हैं। तो दोनों जो ममालिक हैं उनके दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। अमेरिका की कोशिश होगी कि इस करारदाद पर आज जो है वो वोटिंग हो। सर ट्रंप और निकी हेली दोनों ने वहाँ पर मौसर कार्रवाई करने के बारे में बयानात दिए हैं। इसकी तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उन्होंने ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं जिनसे मालूम होता है कि शाम के इलाके दूमा में कीमियाई हमले में 85 के करीब अफराद हलाक और 1000 ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। सलामती काउंसिल के खुसूसी इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने कहा कि वो लोगों को दिखाने के लिए मुतासरीन की तस्वीरें ला सकती थीं, मगर अब बात शाम में हलाक होने वाले बच्चों की तस्वीर से बहुत आगे निकल गई है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया वहाँ इंसाफ होता हुआ देखे। तारीख गवाही देगी कि सलामती काउंसिल ने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए या फिर मुकम्मल तौर पर शाम के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकामी का सबूत दिया, मगर अब चाहे जो भी हो अमेरिका जवाब देगा। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर वैज़ली नबैंसिया ने कहा कि शाम में मौजूद रूसी माहिरीन को वहाँ कीमियाई हथियारों की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला। पीर की सुबह सदर ट्रंप ने शामियों पर ममनुआ कीमियाई हथियारों से हमले की मज़म्मत करते हुए इसे वहशियाना करार दिया और कहा कि ज़िम्मेदारान को इसकी कीमत अदा करनी होगी। अगर ये रूस ने किया है या शाम ने या ईरान ने, और अगर सब ने मिलकर किया है तो हमें मालूम हो जाएगा और हमें बहुत जल्द इसका जवाब मिल जाएगा। सदर ट्रंप ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ फ़ोन पर बात की और दोनों ने असद हुकूमत को जवाबदेह बनाने के लिए सख्त जवाबी इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया। गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप ने कहा था कि वो जल्द शाम से अमरीकी फ़ौजी दस्तों को वापस बुलाना चाहेंगे। ताहम वाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, मगर सदर ट्रंप ये भी नहीं चाहेंगे कि असद हुकूमत को खुली छुट्टी दी जाए कि वो कीमियाई हथियार मासूम शहरियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। जी सारा। नदीम याकूब हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम। और जहाँ एक तरफ सदर ट्रंप बैन अक़वामी सतह पर चैलेंज जिससे निबर्दाज़मा हो रहे हैं, दूसरी जानब उनकी ज़ाती मुश्किलात में भी इजाफा होता नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ सदर के ज़ाती वकील माइकल कोहन के दफ्तर पर FBI ने छापा मारा। इसे सदर ट्रंप ने मुल्क पर हमला करार दिया है। छापा स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर के कहने पर मारा गया, जो सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के रूस से मुबैना ताल्लुकात की तहकीकात कर रहे हैं।
वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सदर ट्रंप के ज़ाती वकील के खिलाफ मुमकिना बैंक फ्रॉड और इंतखाबी मुहिम के फंड्स के गलत इस्तेमाल के बारे में तहकीकात की जा रही हैं। माइकल कोहन ने फोहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को 2016 के सदारती इंतखाबात से कुछ ही रोज़ कबल $1,30,000 दिए थे ताकि वो डोनाल्ड ट्रंप से अपने 10 साल पुराने मुबैना ताल्लुक़ के बारे में खामोश रहें। सदर ट्रंप रकम की अदायगी के बारे में लाइल्मी का इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तान में सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने हुकूमत की तरफ से पेश करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऑर्डिनेंस तो जारी कर दिया, लेकिन सेनेट में अपोजिशन जमातों ने इस मंसूबे पर पार्लियामान में बहस न करवाने पर सख्त तनकीद की है। इस टैक्स एमनेस्टी मंसूबे पर सवालात सिर्फ मुल्क के अंदर ही नहीं उठाए जा रहे। बैनुल-अक़वामी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों तक फंड्स की फराहमी रोकने के लिए काम करने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF ने भी इस पर हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए इक़्तिसादी उमूर डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल कह चुके हैं कि मंसूबा मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के क़वानीन के मुताबिक है, और जहाँ तक FATF की बात है तो वो पहले ही हुकूमत को दहशत गर्दों तक फ़ंड्स की फराहमी रोकने के लिए मंसूबा पेश करने की जून तक की मोहलत दे चुकी है, वरना पाकिस्तान का नाम फिर से ग्रे लिस्ट में भी डाला जा सकता है। तो टैक्स एमनेस्टी का प्रोग्राम FATF के लिए क्यों एक परेशानी का बायस बना है, इसी बारे में हम बात करेंगे माहिर माशियात डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल से, जिस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर इकबाल, वेलकम टू व्यू 360। शुक्रिया। तो ये मैं जानना चाहूँगी, मनी लॉन्ड्रिंग हुकूमत तो रोकने की कोशिश करिए, वो तो चाह रही है कि फ़ंड्स वापस आएँ, असासे डिक्लेयर हों। FATF को क्या कंसर्न्स हैं और कितने वैलिड हैं ये कंसर्न्स? देखिए, FATF के जो कंसर्न्स हैं वो बेसिकली यही हैं कि ये पैसा बाहर कैसे निकला, इसके कौन से एवेन्यूज़ थे। याद रहे कि 3 बेसिक एवेन्यूज़ होते हैं। एक तो टैक्स इवेजन होता है, एक ओवर इन्वाइसिंग और अंडर इन्वाइसिंग ऑफ ट्रेड होती है, और तीसरा को होती है कैश ट्रांसफ़र, जो कि लोग अपने बैग में भर के ले जाते हैं। मकसद ये है कि आया ये पैसा लीगली निकाला गया था कि इलीगली निकाला गया था। चूँकि ये इलीगली निकाला गया था, जब उसको आप वाइटन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस इलीगल एक्टिविटी के साथ शामिल हो जाते हैं। पाकिस्तान का कहने का मकसद ये है कि देखिए, जो हो गया इन द पास्ट वो हो गया, लेकिन अब जो हम एक्शन ले रहे हैं वो प्योरली AML-CFT और FATF के रूल्स के मुताबिक है, और उनको देखते हुए ये रिसोर्सेज जो आ रही हैं वो डायरेक्टली सरकारी जो इदारे हैं उनके पास जाएंगी, जिनमें कि सेंट्रल बैंक, नेशनल बैंक्स और उसके साथ साथ मनी चेंजर्स शामिल हैं। तो इसलिए जो पैसे आएंगे वो रेगुलेटेड होंगे, वो इलीगल हाथों में नहीं जाएंगे। तो इसलिए वो इसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई हिस्सा महसूस नहीं करते। ये दुरुस्त है, मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन असल बात ये आ जाती है कि अगर आपको इस किस्म की ट्रांजैक्शंस को रोकना है, जिसको रोकना चाहिए, तो फिर आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सबसे अहम स्टेप ये होगा कि आपका जो एक्सचेंज रेट है उसको इम्प्रूव कीजिए। एक्सचेंज रेट चूँकि गलत है, इसलिए कई स्पेकुलेटर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैपिटल बाहर ले जाएं, और उसके बाद जब एक्सचेंज रेट एडजस्ट हो तो वापस ला के पैसा रखना ही नहीं चाहता, वो पैसा ही बाहर ले जाना चाहता है। ये बताइए, FATF के जो रूल्स हैं वो इस मामले में कितने, कह लीजिए कि क्लियर हैं, वाजे हैं, और FATF के पास क्या अथॉरिटी है इस वक्त पाकिस्तान पे दबाव डालकर ये एमनेस्टी स्कीम को किसी तरह मुतासिर करने की? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक FATF के रूल्स हैं वो बड़े जनरल होते हैं और वो चेंज होते रहते हैं, हर नए प्रोटोकॉल के साथ नए रूल्स बनते हैं। तो इसलिए एक तो ये बात है। दूसरी बात ये आ जाती है क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इनको एनफोर्स करे। इसके एनफोर्समेंट के लिए वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देते हैं कि बैंक्स खुद रिस्पॉन्ड करें और उसके बेसिस पे मुल्कों को पनिश करें या उनको बेनिफिट दें। तो ये जो चीज़ है, इसकी वजह से रिलेशनशिप्स जो होती हैं FATF के मुल्कों के साथ वो यूजुअली टेंस होती हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम डिज़ाइन ही इस तरह से है कि वो जो वेगनेस है, जो एक गैर वाज़ेह किस्म की सूरत हाल है, उसकी वजह से तनाव पैदा होता है। आपने कहा कि एक्सचेंज रेट अगर बेहतर बनाया जाए तो उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, और एक्सचेंज रेट कह लीजिए कि एक तरह से इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर होने की तरफ इशारा करता है। आज हुकूमत ने कुछ एक अच्छी खबर दी आवाम को और कहा यह गया है कि जी जो ग्रोथ रेट है पाकिस्तान में वो बढ़ा है, 5.79% तक जाएगा। 6% की एक्सपेक्टेशन से कम है, लेकिन 11 साल में बुलंद तरीन सतह पर है। और जो पर कैपिटा इनकम है, फ़ी कस आमदनी, वो भी तकरीबन 1,60,000 रुपये सालाना से बढ़ के 1,80,000 पे गई है। क्या आपको नज़र आ रहा है, क्या अच्छे इक़दाम किए गए हैं
और क्रेडिट किसको जाना चाहिए? क्या ये ग्लोबल इकॉनमी में बेहतरी आने की वजह से हो रहा है या पाकिस्तान ने वाकई कुछ ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए हैं जिनका हुकूमत क्रेडिट ले सकती है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने IMF के प्रोग्राम को देखते हुए काफ़ी कुछ ठीक काम भी किए हैं। उसमें सबसे अहम बात यह आ जाती है कि आपकी एनर्जी शॉर्टेजेस ख़त्म हो गई हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो CPEC की इन्वेस्टमेंट थी उसकी वजह से सेकेंडरी असरात बड़े अहम हुए हैं और ग्रोथ उसकी वजह से अच्छी मुतासर हुई है। तीसरी बात जो सामने आ जाती है वो ये है कि मुल्क के अंदर सिक्योरिटी ज़रूर है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है और कुछ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये मैं मानने को तैयार हूँ कि वहाँ पर इससे बेहतर भी असरात हो सकते थे और इसके बेहतर नतीजे निकल सकते थे जो नहीं निकले, और उसकी वजह बेसिकली यही है कि पॉलिसीज़ इतनी इफेक्टिव भी नहीं थी जितनी की होनी चाहिए थी। तो अब वक्त आ गया है कि उन पॉलिसीज़ को बेहतर किया जाए। तो कुछ अच्छी खबर है लेकिन मज़ीद अच्छी हो सकती है, ज़रूरी है। माहिर माशियात डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राइट, और पाकिस्तान में कलअदम तंजीमें कौन से नए नामों के साथ अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं, इस पर एक तफसीली मजमून भी आप आज हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको न सिर्फ अहम खबरें मिलेंगी बल्कि यहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मालूमाती फीचर्स और दिलचस्प वीडियोज़ भी आपके लिए मौजूद हैं। और फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग अमरीकी कांग्रेस की 2 कमेटियों के सामने पेश होने के लिए इस वक्त वाशिंगटन में है। वो फेसबुक के तकरीबन 8 करोड़ 70 लाख अमरीकी सारिफीन की मालूमात बिला इजाज़त कैम्ब्रिज एनालिटिका नामी कंपनी की जानिब से सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होने पर अरकान कांग्रेस के सवालों के जवाब देंगे। लेकिन क्या फेसबुक की पॉलिसियों में कोई हकीकी तब्दीली भी आएगी या नहीं? देखते हैं इस बारे में ये रिपोर्ट। मार्क ज़करबर्ग जब गलती करते हैं तो इसे मान लेते हैं। हमने मुनासिब हद तक अपनी जिम्मेदारियों का इदराक नहीं किया और ये बहुत बड़ी गलती थी और ये मेरी गलती थी। इसी तरह फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेरिल स्टैंडबर्ग भी। हमने बड़ी गलतियां की और हमें इस बात का एहसास है, लेकिन फेसबुक की इंतजामिया तमाम इल्जाम अपने सर नहीं ले रही। बहुत सा मवाद जो फेसबुक आपके बारे में जानता है, इसकी वजह ये है कि आपने इस बारे में बताने का इंतखाब किया। ये वो मालूमात थी जो लोगों ने पहले ही फेसबुक पर आम की हुई थी। इन वजाहतों से अंदाजा होता है कि आइंदा हफ्ते उस वक्त क्या बहस होगी जब मार्क ज़करबर्ग कांग्रेस में 8 करोड़ 70 लाख सारिफीन के मालूमात की पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका की जानिब से गलत इस्तेमाल पर सवालों के जवाब देंगे। अमेरिका में फेसबुक समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बहुत कुछ ऑनलाइन मालूमात दी जाती हैं और एप्लीकेशन स्टोर्स पर भी। ये सब ज़ाती ज़ाब्ते के तहत होता है। इनकी जांच पड़ताल, इसका निफाज कैसे होता है, ये कुछ वाज़ेह नहीं है। इसका मतलब हुआ कि टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने खराब रवैये की निस्बतन कम कीमत अदा करती हैं। फेडरल ट्रेड कमीशन ने गूगल पर जुर्माना किया था, लेकिन वो सिर्फ $2 करोड़ था, जो मेरे ख्याल में गूगल के आधे दिन की आमदनी है। लिहाजा जुर्माने महज कारोबार करने की लागत जैसे हैं। ये कारोबार अब भी एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनियों को डेटा फराहम करने में मुलविस है। शफाफियत न होने के बावजूद शेरिल स्टैंडबर्ग कहती हैं कि फेसबुक आला मकासद के लिए पुरअज़्म है। हम एक ऐसी दुनिया पर यकीन रखते हैं जहां लोग एक दूसरे से मालूमात और तजर्बात का तबादला कर सकें। हमने इसके गलत इस्तेमाल के बारे में नहीं सोचा था। अगले मंगल को उन्हें इस बारे में ज्यादा बेहतर सोचना होगा। टीना ट्रिंग की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। समंदरी आलूदगी ने पाकिस्तान में न सिर्फ आब हयात बल्कि इंसानों को भी अब बहुत परेशान कर दिया है। समंदर की क्या हालत हो चुकी है ये आपको दिखाएंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। और जानवरों के फार्म जो दे रहे हैं क्लासरूम का काम, वहाँ भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन पहले देखते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम खबरों की झलकियाँ। बरतानिया में जहरीले केमिकल के कातिलाना हमले से मुतासिर होने वाले साबिक रूसी जासूस की बेटी को अस्पताल से फारिग कर दिया गया है, जबकि उनके वालिद की हालत बेहतर बताई जा रही है। बरतानिया मुल्क में पनाह लेने वाले साबिक जासूस पर हमले का इल्जाम रूस पर लगाता आया है। मामला रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान सफारती तनाव की वजह बना हुआ है। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में एक स्कूल बस गहरी खाई में गिरने से 27 बच्चों समेत 30 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। हादसा नूरपुर के करीबी पहाड़ी इलाके में पेश आया। मरने वाले बच्चों की उम्र 10 से 12 साल के दरमियान थी। मामले की तहकीकात जारी हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जापान के 112 साल शख्स मसासो नोनानाका को दुनिया का मुअम्मर तरीन शख्स करार दे दिया। नोनानाका को एक तकरीब के दौरान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से सर्टिफिकेट दिया गया। नोनानाका की पैदाइश 1905 में हुई और उन्हें खाने में मीठा और स्ट्रॉबेरी केक बहुत पसंद है।
شمالی کوریا ایک ایسا ملک ہے جہاں عام شہریوں کے لیے سرکاری پروپیگنڈا کے علاوہ کچھ جاننا تقریباً ناممکن ہے۔ ان تک خوراک اور معلومات پہنچانے کے لیے جنوبی کوریا میں اب انسانی حقوق کی کچھ تنظیمیں سمندر کی لہروں کا سہارا لے رہی ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورین ایکٹیوسٹ پانی کے ذریعے امید کے پیغامات کے علاوہ بھی بہت کچھ ان پلاسٹک کی بوتلوں میں بھیج رہے ہیں۔ دونوں کوریاز کے بارڈر کے جنوب میں یلو سی میں واقع گانگوا جزیرے سے انسانی حقوق کے ادارے چاول، ادویات، پیغامات، امریکی ڈالرز اور باہر کی دنیا کی خبروں سے بھرے یہ امدادی پیکیجز پانی کی لہروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پانی کا بہاؤ انہیں شمالی کوریا کے مغربی ساحل پر واقع گاؤں اور شہروں تک لے جائے گا۔ اگر ہم صحیح وقت اور تاریخ پر پھینکیں تو یہ 100% وہاں پہنچیں گے۔ ایک ہی دن میں یہ گروپ 500 کلو چاول اور جنوبی کوریا کی فلمز اور غیر جانبدار خبروں سے بھری 400 کمپیوٹر میموری سٹکس بھیجتے ہیں جن پر شمالی کوریا میں پابندی ہے۔ جونگ کوانگ اِل نارتھ کوریا کے وہ باغی ہیں جنہوں نے حال ہی میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کی۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی اقوام متحدہ میں پچھلے سال دی گئی دھواں دھار تقریر کی کاپی بھی اس میں شامل کی ہے، جس میں انہوں نے شمالی کوریا کو اس کے جوہری عزائم سے باز رہنے اور کم جونگ ان کی حکومت کو ملک کی فاقہ کشی اور مظالم کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ان پر کڑی تنقید کی تھی۔ ہم انہیں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ امریکی صدر آپ کے مشکل حالات سے بے خبر نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق شمالی کوریا کے 40% آبادی کو بہت کم غذا ملتی ہے اور خدشہ ہے کہ پابندی پیونگ یانگ پر جوہری پروگرام سے باز رکھنے اور اس پر دباؤ بڑھانے کے ساتھ ملک میں بھوک اور افلاس بڑھا دے گی۔ اس غیر روایتی امدادی کوشش میں شامل شمالی کوریا کے باغیوں نے پیچھے رہ جانے والے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہیں اور اپنا وقت عطیہ کر رہے ہیں۔ یہ سب کرنا خاصا مشکل ہے، لیکن اسے بھیجنے کے بعد مجھے فخر ہوتا ہے۔ ان کو کچھ امداد گرجا گھروں سے بھی ملتی ہے جو کمیونسٹ شمالی کوریا میں بائبل بھیجتے ہیں جہاں مذہبی تعلیمات پر سخت پابندی ہے۔ برائن پیرن کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA۔ علم ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن دنیا کے کئی ملکوں میں اساتذہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں ان کی خدمات کا درست معاوضہ اور اچھی کارکردگی کے لیے ضروری سہولتیں نہیں دی جاتی۔ اسی مسئلے پر امریکی ریاست اوکلاہوما میں ایک ہفتے سے اسکول اساتذہ ہڑتال پر ہیں۔ یہ ٹیچر سرکاری تعلیمی اداروں کے لیے فنڈنگ میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریاست کے اسکولز کی بڑی تعداد 2 اپریل سے بند ہے، جب ہزاروں اساتذہ نے ریاستی دارالحکومت میں ایک بڑا مظاہرہ کیا تھا۔ اوکلاہوما کے گورنر نے پچھلے ماہ ہی ٹیچرز کی تنخواہوں اور تعلیم کے لیے فنڈنگ میں اضافے کا بل منظور کیا تھا، تاہم بہت سے ٹیچرز کے مطابق یہ اضافہ کافی نہیں۔ اس سے پہلے 2 اور امریکی ریاستوں میں بھی ٹیچرز ہڑتال کر چکے ہیں۔ میرے خیال سے ہمیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ یہ تھکا دینے والا کام ہے، لیکن ہمیں اپنی کمیونٹی اور والدین سے بہت سپورٹ مل رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، تنخواہ اور پینشن سے متعلق مطالبات لے کر اس سے پہلے ریاست ویسٹ ورجینیا میں اساتذہ نے 9 روز تک ہڑتال کی، جبکہ کنٹاکی اور ایریزونا میں بھی اساتذہ نے بڑے مظاہرے کیے ہیں۔ لیکن بدلتے وقت کے ساتھ بچوں کو تعلیم دینے کے طریقے پھر بھی بدل رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کہ ایسے اسکول میں جہاں بچوں کو پورا دن کلاس روم میں رکھنے کے بجائے باہر باغ میں گھومنے پھرنے دیا جاتا ہے۔ وہ جانوروں سے کھیلتے ہیں، باغبانی کرتے ہیں، لیکن اس سے وہ سیکھتے کیا ہیں؟ دیکھتے ہیں اس ہفتے کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں۔ اس فارم اسکول میں بچے دوڑتے، بھاگتے، چیختے، چلاتے اور موج مستی کرتے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ایلیسن ہف دیگر اسکولوں میں بھی پڑھا چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بچے یہاں عملی طور پر سیکھتے ہیں۔ جب ہم پمپکنز پر کام کر رہے تھے تو ہم نے اس میں گنتی بھی شامل کی۔ ہم متضاد الفاظ بھی شامل کر رہے ہیں، وہ رنگوں کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں۔ ہم ہر وہ چیز کر سکتے ہیں جو ایک عام پری اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن باہر گارڈن میں۔ اس فارم اسکول میں بچوں کو غیر ملکی زبان سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ وہ سیکھتے ہیں کہ دودھ کہاں سے آتا ہے اور اس سے مکھن کیسے بنتا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ فارم کے جانور بھی نصاب کا حصہ ہیں۔ ہم نے اسے ون ڈے فارم کا نام دیا ہے کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک دن یہی ہمارا مقصد اور خواب ہوگا۔
अचानक हमारे दोस्त और खानदान वाले यहाँ आना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से ये जानना चाहते थे कि गार्डन फार्मिंग क्या होती है। हमारे पास तमाम जानवर थे, वो जानवर देखना चाहते थे, वो घुड़सवारी करना चाहते थे, अंडे इकट्ठे करना चाहते थे। इस सब की वजह से ही फार्म स्कूल का आगाज हुआ। जैकलीन और कैनी जेंकिंस की राय में इस तरह की खुली जगह जहां अमली तौर पर कुछ सीखा जा सके बहुत जरूरी हैं। ये देखते हुए कि हमारी सोसाइटी आज कहाँ पर है, बच्चे अपने आईपैड या आईफोन से चिपके रहते हैं, वो इस तरह सीखते हैं, वो अपने हाथों से मजीद कुछ नहीं सीख रहे। इसी रवैये की बुनियाद पर कोर्टनी विलियम्स ने अपनी 3 साल बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने का फैसला किया। वो गिनती सीख रहा है, वो रंगों के बारे में जान रहा है और हर वो चीज जो उसे इस तालीमी मुकाबले में आगे रखे। और फार्म स्कूल यही चाहता है कि बच्चे यही असर लें, पूरे खानदान को सिखाया जाए और बाहर के माहौल को क्लासरूम में लाया जाए। फाइजा अलमसरी की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। समंदरी आलूदगी एक आलमी मसला है जिससे निपटने के लिए कई ममालिक ठोस इक़दाम कर रहे हैं। ताहम पाकिस्तान में इस हवाले से कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आती। इंसानों की पैदा करदा आलूदगी से पाकिस्तान में समंदर की क्या हालत हो चुकी है, देखते हैं कराची से इस रिपोर्ट में। एक्चुअली मुल्तान से यहाँ आए हुए हैं, तो हमने जब यहाँ आके देखा तो सुना तो बहुत अच्छा कुछ था, लेकिन जब यहाँ आके देखा इतनी पोल्यूशन वगैरह थी, इसमें पानी इसका बहुत गंदा, इतना गंदा हो गया है। और हम लोग तो जैसे ही आप गए हैं पानी में भी गए हैं तो उससे ये हो गया कि जैसे ना खारिश वगैरह के भी मर्ज स्टार्ट हो गए हैं। मतलब कि जैसे अगर आप पानी में जाते भी हैं तो आपको महसूस होता है कि आगे कुछ ऐसे ना आपके मास्क को उतार रही है ऐसे हल्का हल्का, इतना तेज़ इतना जहरीला पानी हो गया। साफ सुथरे साहिल और समंदर के शफाफ और ठंडे पानी से लुत्फ उठाने की ख्वाहिश दिल में लिए साहिल पर आने वालों का ये मायूसी भरा रद्द अमल नया नहीं। चंद माह कबल सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदरी मामलात के इजलास में इंकशाफ हुआ था कि कराची में 6000 सनतों का जहरीला फजला समंदर में फेंका जा रहा है, जबकि जहाज़ों का तेल, कई टन प्लास्टिक, नदी नालों का आलूदा पानी और कचरा भी समंदर को तबाह कर रहा है। कराची का रोज़ाना 500 मिलियन गैलन इंडस्ट्रियल और म्यूनसिपल वेस्टेज जो है वो हम समंदर में फेंक कर समंदर को आलूदा कर रहे हैं, समंदर की माहौलियात को जो है हम तबाह कर रहे हैं। और रोज़ाना कराची शहर का 37,000 मेट्रिक टन गार्बेज जो है वो हम मुख्तलिफ नदी नालों के ज़रिए समंदर में फेंक कर समंदर को जो है वो आलूदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में अंदाजन 40 लाख अफराद माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता हैं। इनमें से एक शाहिद बलोच भी है जिनका अब समंदर में गंदगी की वजह से शिकार पर जाने को दिल नहीं करता। अभी जाली बना के जाते हैं तो कचरा आ जाते हैं, अभी क्या करें, मच्छी मिलेगा तो हम लोग बेचेंगे, कुछ बच्चों को खिलाएंगे ना। अभी ये हाल हो गई है, कचरा ज्यादा हो गया। पहले मच्छी हम मारते थे उसमें जान थी, खाने में भी मज़ा था। अभी वो पहले वाला मज़ा नहीं है, सब कमज़ोर मच्छी आती है, मरी हुई मच्छी आती है। पाकिस्तान का साहिल समंदर 150 किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसमें 700 किलोमीटर रकबा बलूचिस्तान के साथ, जबकि 350 किलोमीटर की हुदूद सिंध के साथ जुड़ी हुई है। हर आदमी, हर एक इंडिविजुअल जो है वो ये कहता है कि पोल्यूशन बढ़ रही है, बीचेस इस काबिल नहीं रही हैं कि वहाँ पे जाया जाए और रिक्रेशनल बीचेस को तबाह। तो हम खुद क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते कि जब हम जाएं तो अपना कचरा समेट के वापस लेके आएँ और प्रॉपरली डस्टबिन में डालें। माहिरीन कहते हैं कवानीन मौजूद हैं, सनत लगाने की इजाज़त ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब से मशरूत है, ताहम इस पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। आपके शहर में आलूदगी की सूरत हाल क्या है और आप उसका क्या हल देखते हैं, ये हमें भी ज़रूर बताइए। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA उर्दू। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें हमारा ट्विटर हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं जो है @urdu VOA। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।